अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नादिया और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन डॉक्टर जावेद इकबाल और साथ ही साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मिस आमना नवाज़। हम प्रोग्राम में दोनों मेहमान शख्सियात को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है एक सवाल से शुरू करूंगी। हमारे एक पेशेंट है गाज़ियाबाद से, उन्होंने सवाल किया है। गाज़ियाबाद से मुज़फ़्फ़र साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि इंसुलिन जब से उन्होंने लगाना शुरू की है तो उनका जो वेट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जो कि वेट बढ़ने का बायस नहीं बनती, बीइंग अ डायबिटिक। आप बताइए कि मोटापा असल में है क्या, और ये जो बता रही हैं इनका क्या मसला है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका क्वेश्चन है कि जब उन्होंने इंसुलिन लगाना शुरू की है तो उसके साथ उनका वेट गेन होना शुरू हो गया और वेट अब बढ़ता जा रहा है और इंसुलिन की डोज भी बढ़ती जा रही है जी। तो ये एक कॉमन सिनेरियो होता है डायबिटिक पेशेंट्स के साथ। इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि ऐसा पेशेंट हमने उस इंसुलिन के सिलेक्ट कर लिया गया हो जो पहले से ओवरवेट हो और जिसका BMI 35 से ज़्यादा हो। तो ऐसे पेशेंट जब इंसुलिन लगाना शुरू करते हैं तो चूँकि उनकी ज़िंदगी में वाक कम होती है, उनकी ज़िंदगी में डाइट प्लानिंग बहुत अच्छी नहीं होती और उनकी ज़िंदगियों में स्ट्रेस भी बहुत होती है। ये तीनों अवामिल मिल के मोटापे का बायस बन रहे होते हैं और ये लोग अक्सर बैठे रहते हैं और खाते पीते रहते हैं। एज ए रिज़ल्ट जब इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन की अफादियत अपनी जगह पे है, बट उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इस तरह के हैं कि वो एनाबॉलिज्म को बेहतर करती है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि बॉडी को बिल्ड करना। तो जब इंसुलिन लगाना शुरू करते हैं तो उनका वेट और गेन होना शुरू हो जाता है। एज ए रिज़ल्ट जब वो खाना पीना भी ज़्यादा खाते हैं, लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम इंसुलिन लेना शुरू कर रहे हैं तो हुन डॉक्टर साहब फिर परहेज़ किस गल दा, जब टीके नहीं करने हैं तो फिर खाना तो मर्जी से ही है ना। तो आपको पता जब ये बात आती है कि भाई खाना फिर अब मर्जी का है, जब इंसुलिन लगाई है तो उसके रिजल्ट में वेट गेन होना शुरू हो जाता है जी। मैं एग्जैक्टली इंसुलिन को ब्लेम नहीं करना चाह रहा यहाँ पे वेट के वाले से, इसमें हमारी अपनी हैबिट्स का भी अमल दखल है। बहुत सारे लोग जब इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं तो सेंसेबली वो साथ ही अपनी डाइट प्लानिंग ऐसी करते हैं कि उनका वेट गेन ना हो। लेकिन कुछ लोग इंसुलिन लगाते ही अपना राइट समझते हैं कि अब हमने खाना पीना अपनी मर्जी का खाना पीना, एज ए रिजल्ट वो वेट गेन का शिकार होते हैं। और अगर से वो पहले से ओबीज हो तो फिर वो वेट और जल्दी तेजी से उनके बढ़ेगा। और इसमें थायराइड हार्मोन का भी अमल दखल होता है, उनको अपने थायराइड फंक्शन टेस्टिंग भी करानी चाहिए। ऐसे सारे मरीज हाइपोथायराइड भी हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट आ सकता है वो ये है कि इंसुलिन लगा, वो जो मैंने एक्सप्लेन किया है डाइट के साथ कि इंसुलिन लगाने से वेट गेन क्यों हो सकता है। एक तो ये सिलेक्शन हो सकती है और दूसरा ये कि अगर ओवरवेट वो थे तो फिर उनको क्या सिलेक्ट करना चाहिए था, या ओबीज थे तो उनको क्या लेना चाहिए था जो उनके लिए बेनिफिशियल होता। तो ऐसी कई सारी मिसनादिया मेडिसिन आ गई हैं। 2019 का जो साल था वो पूरा साल नई मेडिकेशन के आने का साल था। डायबिटीज़ की फील्ड में वो पाकिस्तान में बहुत नई मेडिसिन आई हैं जिनमें कुछ इंजेक्शंस आ गए जिनकी वजह से वेट कम होता है और वेट गेन नहीं होता। इसी तरह कुछ ऐसी मेडिकेशन आ गई जो दिल के लिए भी अच्छी थी और ओवरवेट होने के लिए भी अच्छी थी, यानी वो शुगर लेवल को भी कम करती थी, वेट को भी कम करती थी और हार्ट के लिए भी बेनिफिशियल थी। इनको हम कहते हैं ये डेपाग्लूफ्लोजीन और ये जो इसके नाम के साथ दूसरी एक एम्पा के नाम से मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन भी आई, 2 इंजेक्शंस भी आए जो आपके वेट कम करने में हेल्प करते हैं, और एक और मेडिसिन अभी पाइपलाइन में है जो आने वाली है। तो 2019 जब उसका एंड हुआ तो कोविड-19 के साथ हुआ, लेकिन अगर हम 2019 को समराइज करें तो वो हमारे डायबिटीज़ की फील्ड में बहुत अच्छी मेडिसिन की इनोवेशन थी, उसमें हुई है। अब एक आपने सवाल किया है कि मोटापा की डेफिनेशन क्या है। और आपने सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने एक वर्ड यूज किया BMI, उसको भी हमारे बिल्कुल सही। BMI एक स्टैंडर्ड रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट एक आके बताता है कि मैं 80 kg का हूँ और एक पेशेंट आपको बताता है कि मैं 70 kg का हूँ, तो उसमें अगर सिर्फ हम वेट की बेस पे फैसला नहीं कर सकते कि ये पर्सन ओवरवेट है, ओबीज है या ये नहीं है मोटापे का शिकार।
तो हम उसको एक्सटेंडेड करने के लिए हाइट के साथ, हाइट को भी इंक्लूड करते हैं, लेंथ उसकी, तो हाइट वेट के साथ एक फार्मूला लेते हैं, उसके थ्रू हम बीएमआई निकालते हैं, बेस्ड बॉडी मास इंडेक्स। और बीएमआई की जो नंबरिंग होती है उसके हिसाब से हम पेशेंट को लेबल करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जो पेशेंट्स हमारे आते हैं कि जी मम्मी को मोटापे की दवाई लिख दें या मोटापे का इलाज लिख दें, असल में वो क्वालिफाई नहीं करते मोटापे की डेफिनेशन में, उनका वेट ज़्यादा नहीं उनका वेट ज़्यादा नहीं होता या उनका इतना वेट नहीं होता कि वो मेडिसिन के लिए क्वालिफाई करें। ओके, तो पहले वो वेट अपना बढ़ाए, यानी कि मोटापे को खत्म करने की मेडिसिन। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर कोई ऐसा पेशेंट हो तो फिर पहले अपना क्वालिफाई वेट बढ़ा के फिर क्वालिफाई करे, ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो उनको फिर हम उस हिसाब से काउंसलिंग दे देते हैं। अच्छा, तो आप ये बीएमआई की ज़रा स्लाइड दिखाएंगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो लोग 18.5 से कम होते हैं वो अंडर वेट है, और जो 24.9 तक है वो नॉर्मल रेंज में है। अच्छा, ये जो फिगर है ये मतलब हमारे दुनिया में इस्तेमाल होती है, लेकिन जब आप बात करते हैं ना पाकिस्तान की और एशियंस की, तो ये फिगर 23 पे आ गई है। ओके, उन्होंने एशियंस को 23 से नीचे नॉर्मल कर दिया। जब 23 से ऊपर हो जाते हैं और 30 तक आ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं ओवरवेट है। तो इस कैटेगरी में हम मेडिकेशन इस्तेमाल नहीं करते। जो 30 से ऊपर होता है वो कैटेगरी 1 क्लास 1 ओबीज होता है, 35 से ऊपर वो क्लास 2 में आ जाता है, और जो क्लास 3 में है जिसका बीएमआई 40 पे है, आप समझ लें कि वो मॉर्बिड ओबीज है, उसमें फिर सर्जरी काम आएगी तो आएगी। एक मिनट स्लाइड को रहने दें। अच्छा, इसमें अब आप देखिए ये जो 30 to 35 वाली कैटेगरी है, इस पर हम मेडिकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर देन 35 में हम ज़्यादातर सर्जरी की तरफ लोगों की काउंसलिंग करते हैं। और इससे पहले जो ये प्री ओबीज हैं जो अभी मोटापे की तरफ माइल हो रहे हैं, जैसे हमारे प्री डायबिटिक होते हैं, जैसे हम प्री हाइपरटेंसिव होते हैं, ये सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफस्टाइल और चेंजेस के ज़रिए अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अगर हम मोटापे को भी एक बड़ी बीमारी के तौर पे लें तो हम उससे बच सकते हैं। ठीक है। मिस आमना, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि इन्होंने अभी एक टर्म यूज़ की डॉक्टर साहब ने, प्री ओबीज, यानी मोटापे से ज़रा पहले की स्टेज। तो आप ऑलरेडी भी प्रोग्राम्स कर रही हैं फेसबुक पे वेट मैनेजमेंट के सिलसिले में, तो आप इसको किस तरह से इस मसले को बताएंगी कि जो प्री ओबीज हैं इनको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज को लेके, अपनी डाइट को लेके किस तरह से मैनेजमेंट करनी चाहिए? प्री ओबेसिटी को बेसिकली कॉमनली इसको ओवरवेट भी क्या कहा जाता है, और ये इंटरचेंजेबली ये दोनों वर्ड्स यूज एक वर्ड हम यूज़ करते हैं चबी, ये उसमें आता है जी, ओवरवेट है एक्चुअली थोड़ा। प्री ओबेसिटी क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए एग्जैक्ट यूजुअली अल्टरनेटिव ज़्यादा मुश्किल है सब। अच्छा, अल्टरनेटिवली लोग यूज़ ये करते हैं ओवरवेट होना। ओवरवेट यानी आपका जो बीएमआई लेवल है वो 25 से 30 के बीच में अगर उसकी रेंज है, तो इसका मतलब है कि आप रिस्क पे हैं ओबेसिटी की तरफ, मोटापे के रिस्क में। मोटापा बाकायदा एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाता है। और ये लोग यूजली ये जो स्टेज होती है 25 से 30 की रेंज में जो लोग होते हैं प्री ओबेसिटी की तरफ जाते हैं, लोग यूजली इसको अभी कोई बहुत ज़्यादा ख़तरे की घंटी नहीं समझते। वो कहते हैं कि जी खैर है, अभी तो रिस्क तो बहरहाल रिस्क पे तो है, लेकिन वो अभी तक समझते नहीं है अच्छा कि अभी भी हमारे पास मार्जिन है। अच्छा, बीएमआई के अलावा एक यानी बीएमआई का फार्मूला बड़े आराम से इंटरनेट से लोग सर्च करके तो अपने हाइट के मुताबिक उस चेक फार्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी जो आगे की चीज़ है वो है जिस फार्मूला कहते हैं वेस्ट टू हाइट रेशो, यानी आपकी जो वेस्ट है और आपकी जो हाइट है उसके वेस्ट हिप रेशो। जी जी, वो एक्चुअली वेस्ट और हाइट और वेस्ट के मुताबिक आपका जो रेंज है, और वो एक्चुअली मर्द और औरतों के लिए अलग-अलग उसकी रेंजेस बताई गई हैं, वो और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए, आपको पता चल सकता है कि आप किस रेंज में फॉल करते हैं। और जहाँ डायबिटीज़ की बात हो तो वहाँ पे वेट कंट्रोल ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, और पेशेंट्स को बार बार इस हवाले से यानी एक वार्निंग्स भी दी जा रही होती हैं कि अपने वज़न के ऊपर काम करें, अवेयर रहना। बल्कि ओवरवेट होना एक्चुअली एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर होता है डायबिटीज़ के होने में भी, कि अगर किसी की कोई जेनेटिकली प्रोन है डायबिटीज़ के लिए, तो अगर उसका वज़न ज़्यादा है तो ये बहुत जल्द वो रिस्क पे है कि वो उसकी ये बीमारी ट्रिगर हो सकती है। सो जितने भी लोग हैं जो कि ओवरवेट हैं, तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो उनको सजेस्ट की जाती हैं, जिसमें से सबसे पहले कि एक्सरसाइज करना, वॉक एंड एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। और वो रेकमेंड किया जाता है हर किसी को उसकी एज के मुताबिक
और ओवरऑल उसकी जो एक्टिविटी लाइफस्टाइल होता है उसके मुताबिक रेकमेंड किया जाता है। ये कोई ऐसा फिक्स फार्मूला नहीं है कि हर किसी के ऊपर हम वन साइज़ फिट्स ऑल, कि एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो हर किसी को हम एक ही तरह की एक्सरसाइज रेकमेंड करते जाएं। तो मेडिकल उनकी कंडीशंस को देखते हुए, उनकी एक्टिविटी लेवल, लाइफस्टाइल को, उनके जॉब की जो नेचर है उसको देखते हुए हमें रेकमेंड करना होता है, एक्टिविटी लेवल उनको रिकमेंड किया जाता है। जी। सो एक्सरसाइज है। दूसरा अगेन डाइट के थ्रू हेल्प की जाती है कि किस तरह से वो कौन सी ऐसी अपनी डाइट में फूड आइटम्स लें जिससे उनके वज़न को में कमी लाई जा सकती है। उसमें अगेन सबसे जो टॉप पे जी चीज़ है वो ये है, वैसे भी डायबिटीज़ वालों को मना किया जाता है कि ऐसे खाने के जो कि आपकी जो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिससे शुगर लेवल आपका हाई हो जाता है, तो वो तो डेफिनेटली आपको उसमें से निकालने पड़ेंगे। और ये सबसे टॉप पे जो चीज़ है वो देख लीजिए, फैटनिंग चीज़ों को देखना पड़ता है कि वो आपकी डाइट में अगर हैं तो उसको निकालने की ज़रूरत है। और रेकमेंडेड वैसे जो किया जाता है कि दालें हैं, सब्जियां हैं जो कि अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत है। पैकेट वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि डाइट से निकालने की ज़रूरत है। और अगेन एक माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। वज़न कम करने के लिए लोग जनरली अपनी ओवरऑल बॉडी को देख रहे होते हैं कि हमने वज़न कम करना है, लेकिन टेक्निकली अगर वज़न कम करने के लिए जिस ऑर्गन पे काम करने की ज़रूरत होती है वो आपका अपना ब्रेन है। और ब्रेन को बिल्कुल लोग बड़ी अच्छी बात की आपने। लोग जनरली कह रहे होते हैं कि मुझे अपनी बेली कम करनी है, मुझे अपने थाइज रिड्यूस करने हैं, यानी अपने बॉडी ऑर्गन्स को देख रहे होते हैं, बॉडी पार्ट्स को देख रहे होते हैं कि इसको हमने फोकस करना है और इनको हमने रिड्यूस करना है। लेकिन एक्चुअली जिसको देखने की ज़रूरत है वो है आपके ब्रेन की ट्रेनिंग कैसी है, कि आपके लाइफस्टाइल कैसा है, आपके सोचने समझने की क्या, आपकी अकीदे क्या हैं, आपके पैराडाइम्स क्या हैं, वज़न के हवाले से, खाने पीने के हवाले से आपकी हैबिट्स कैसी हैं, सारा दिन आपकी जनरली आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस आप ज़्यादा फॉलो करते हैं, या फिर आप रह नहीं सकते हर वक्त कॉन्स्टेंटली आप ऑब्सेस्ड हैं खाने पीने के बारे में और आपका रुझान खाने की तरफ ज़्यादा है। तो माइंडसेट के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। और ये काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है जब भी मैं शुगर के पेशेंट्स के साथ अगर वज़न के हवाले से बात करूँ तो एक डिफ़िकल्टी आती है कि उनके लिए मुश्किल होता है कि वो अपने माइंडसेट को चेंज करें वज़न के हवाले से। सो ओवरऑल देखने की ज़रूरत है जब वज़न कम करने की बात आती है कि ना सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज बल्कि माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोटापे की हम बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बताइए कि ओबेसिटी की क्या कॉम्प्लिकेशंस है ओवरऑल, आप डायबिटिक हैं या नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं डायबिटीज़ उम्मुल अमराज है, मैं कहता हूँ मोटापा उम्मुल अमराज है। ये एक अमराज का मजमूआ है जिसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एरर्स आ जाते हैं। राइट। और उनमें से एक मेटाबॉलिक एरर को एक बाकायदा सिंड्रोम का नाम दिया गया जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और आजकल दुनिया में जिस चीज़ पे ज़्यादा काम हो रहा है वो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे काम हो रहा है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? आपका ब्लड प्रेशर लेवल हाई होता है, 130 और 85 से ज़्यादा रहता है जी। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो फास्टिंग में 100 से ऊपर रहते हैं, आप प्री डायबिटिक हो जाते हैं। अच्छा, आपका यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होता है, आपकी जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ मिला के फिर ये आपका एक हाई रिस्क आप आ जाते हैं। आपका HDL लो होता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं, तो ये मिला के आप हाई रिस्क पे आ जाते हैं हार्ट डिजीज़ के, और आप हाई रिस्क पे आ जाते हैं स्ट्रोक पे। अच्छा, एक बीमारी जिस पे बहुत कम काम किया गया है, जिस पे बहुत कम बात होती है, वो है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। बहुत सारे लोग दिन को आपको ऊँघते मिलेंगे, कभी गाड़ी चलाते हुए आपके दाएं में आप देखें तो कुछ लोग इशारे पे तकरीबन सोए होते हैं। बीमारी है ये एक बीमारी है। और कुछ लोग आपके पास जो आते हैं क्लिनिक पे, डॉक्टर साहब सुस्ती से तो मत, सुस्ती का पूछे ही ना, जमाइयाँ आती हैं, नहीं पूछते जब वो कहते हैं मैं ना पूछे। लेकिन ये कि सुस्ती के बारे में बहुत से लोग आके कहते हैं, लेकिन उसको फिर उस तरह से एड्रेस नहीं किया जाता जिसका करना चाहिए। तो यंग हमारे डॉक्टर्स भी ये प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, मेरे जूनियर्स भी सुन रहे होते हैं, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि इस बीमारी को अंडर डायग्नोज ना रखें, इसको अब हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन में ले आएँ कि अंडरलाइंग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जो रात को खराटे मारते हैं और फिर उनकी वजह से
उनके अहल खाना की नींद ख़राब होती है और वो मजबूरन उनको किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कभी वो ले जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि भाई ये इनकी हैबिट कैसा है या ये नॉर्मल पार्ट है लाइफ का। और कई दफ़ा ये लोग रात को जब इनके इस खराटों के दरमियान ऐसा होता है कि उनकी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और बाकायदा वो अपने स्पेल्स में जाते हैं या उनकी ऑक्सीजन कम हो जाती है और वो सांस उनकी रुक जाती है, जिसको हम अपनिया कहते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया का शिकार होते हैं। डे टाइम पे ये लोग घूमते फिरते हैं, टीवी लगा के बैठे रात हैं, को सोते नहीं, कोई किताब पढ़ने बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, ये सो जाएंगे। और कई सारे लोग बहुत सारी मीटिंग में सो जाते हैं और वहाँ पे उनके बॉसेस उनको उठा रहे होते हैं कि भाई मियाँ आप यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने आए थे। सही बात। तो ये वाली बात। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया के पेशेंट्स हैं, इनको फिर डायग्नोज करने के लिए स्लीप स्टडीज़ करना ज़रूरी होती है। और ये मोटापे की कॉम्प्लिकेशन है। इसका पहला ट्रीटमेंट वेट रिडक्शन है। राइट। अच्छा, इनमें से कुछ अफराद जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपने के मरीज़ होते हैं वो हाइपोथायराइड नामी डिजीज़ का शिकार होते हैं, यानी उनके अंदर थायराइड की कमी होती है। अच्छा, अब ये कॉम्प्लिकेशंस की जो बात करते हैं उसमें एक कॉम्प्लिकेशन ये वाली भी है। अच्छा, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? आपके फैटी लिवर हो सकता है। बहुत से लोग जो अपने लिवर के बारे में बहुत कंसर्न्ड होते हैं और पाकिस्तान में लोग बहुत कंसर्न्ड होते हैं दो चीज़ों के बारे में। कौन कौन सी दो? गुर्दे और जिगर के बारे में। जी मेरा जिगर ख़राब हो गया या मेरे गुर्दों में ना कोई ख़राबी हो जाए। तो ये दोनों जो ऑर्गन्स हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी अपने वेट को कम रखना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। सवाल ये है कि ट्रूलिसिटी और विक्टोज़ा नाम की जो अद्वियात है इनका क्या फ़ायदा है? ये डायबिटीज़ की दो बहुत अच्छी अद्वियात हैं और इनका बेनिफिट ये, इनको कहते हैं हम GLP-1 एनालॉग्स। GLP-1 एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी में नेचुरल प्रोडक्शन होती है उसकी। ठीक है। और वो हमारे खाने पीने को भी कंट्रोल करता है, हमारी इंसुलिन सेक्रीशंस को भी कंट्रोल करता है और हमारे इंसुलिन की मुज़ाहमत को भी कंट्रोल करता है। तो ये GLP-1 नॉर्मली ये केमिकल इंटेस्टाइन में से रिलीज़ होता है और इसका जो बॉडी में फंक्शंस होते हैं वो डायबिटीज़ के लिए मुफीद होते हैं। तो देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स में GLP-1 नामी केमिकल की कमी हो जाती है। एज ए रिज़ल्ट कुछ ऐसी मेडिकेशन बनाई गई हैं जो GLP-1 को रिस्टोर करती है बॉडी में या उनके जैसा काम रखती हैं। उनमें से दो मेडिकेशन है, एक विक्टोज़ा है, अगर आप पीछे साइड दिखाएं, एक ट्रूलिसिटी नाम के, ये दोनों इनके ब्रांड नेम्स है। अगर हम इनकी इनके केमिकल्स पे जाएं तो एक में लिराग्लूटाइड है और एक में ड्यूलाग्लूटाइड है। और ये एक टीका जो 1.5 mg का ट्रूलिसिटी का ये वीकली लगता है और विक्टोज़ा जो है वो डेली लगता है। ठीक है। और ये आपका वेट रिड्यूस करते हैं, आपकी भूख को कम करते हैं, आपके मैदे को ज़्यादा देर जल्दी खाली नहीं होने देते, उसको स्लो कर देते हैं। एज ए रिजल्ट मरीज ये फील करता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, मैं ज़्यादा ना खाऊं। आपको पता है डायबिटीज़ को भूख भी ज़्यादा लगती है, तो ये उस भूख को कम करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। अल्टीमेटली 6 मंथ्स का इनका जो ट्रीटमेंट प्लान होता है उसमें ये वेट रिडक्शन की तरफ ले जाते हैं पेशेंट को। राइट। तो वन और अदर वे। तो ये इस तरह से बहुत बेनिफिशियल अद्वियात हैं जो पिछले साल में इंट्रोड्यूस हुई हैं पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल ये है कि कौन सी ऐसी नई अद्वियात आ चुकी हैं या नियर फ्यूचर आ सकती हैं जो कि वेट को कम करने में मदद कर सकती हैं या मोटापा ख़त्म करने में हेल्प कर सकती हैं? इंजेक्टेबल में या ओरल में? ओरल में। तो बिल्कुल सही आपने बात की है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों जो मैंने बात की थी विक्टोज़ा और ट्रूलिसिटी की, ये दोनों इंजेक्टेबल फॉर्म्स में हैं। तो लोग कहते हैं कि जब हम इंसुलिन भी इंजेक्शन लगाने हैं और ये नॉन इंसुलिन बेस्ड भी इंजेक्टेबल्स हैं तो फिर हमें इंसुलिन ही बेटर रहेगी जी। तो ये है कि इनमें भी ये ड्रॉबैक है कि ये इंजेक्शन फॉर्म में डेली बेस पे इंजेक्शन लगाने हैं तो उससे लोग थोड़ा उतार जाते हैं। exactly। तो अभी एक टैबलेट आने लगी है जो GLP-1 की तरह की है, जो हमारे यही वेट रिडक्शन वाले काम करेगी, एग्जैक्टली सेम काम करेगी जो ये विक्टोज़ा और ट्रूलिसिटी का ने। उस मेडिसिन का नाम है सीमाग्लूटाइड। राइट। और ये बाहर के मालिक अवेलेबल है, पाकिस्तान में अब आने वाली है। ये दरमियान में कोविड का सीज़न आ गया, अदरवाइज शायद ये पहले लॉन्च हो चुकी होती है। और इसके साथ आपका वेट भी कम होगा, आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल होगी और आपकी भूख भी कंट्रोल होगी। यानी कि ये डायबिटिक्स के लिए खुशखबरी है। मैं अगर ये बिल्कुल खुशखबरी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक तो खुशखबरी देने का, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकाल के आने का। मिस आमना नवाज आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ मिस आमना नवाज और डॉक्टर जावेद के साथ दोबारा से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।